नमस्कार। डिजिटल कक्ष में आप सबका स्वागत है। बीए द्वितीय वर्ष इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान के इतिहास के सर्वेक्षण में राणा सांगा आपके पाठ्यक्रम में है। भाग 1 में हमने उसकी प्रारंभिक कठिनाइयों की चर्चा की थी। इस भाग में किस प्रकार राणा सांगा ने अपनी महत्वाकांक्षा के चलते साम्राज्य का विस्तार किया। जैसा कि पहले भाग में ये बात आई थी कि वो महत्वाकांक्षी था और मेवाड़ के विस्तार का स्वप्न गद्दी प्राप्त करने से पहले ही देखता था। तो सिंहासन पर बैठने के पश्चात सांगा ने मेवाड़ में व्याप्त अराजक व्यवस्था को ठीक किया और मेवाड़ के सैन्य संगठन को मजबूत किया। तत्पश्चात उसने अजमेर और चाकसू पर अधिकार कर लिया। चाकसू को पूर्णमल की जागीर में मिला लिया। अहमद यादगार ने लिखा है कि सांगा ने दिल्ली सुल्तान से चाकसू छीन लिया और वहां आबाद सैयद परिवारों पर अत्याचार कर उन्हें भगा दिया। ईडर के उत्तराधिकार में भी हस्तक्षेप किया। ईडर ये मेवाड़ के दक्षिण पश्चिम में सिरोही और डूंगरपुर के मध्य स्थित है। यह गुजरात और मेवाड़ की सीमा के मध्य स्थित होने के कारण दोनों ही राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ईडर के शासक सूरमल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रायमल गद्दी पर बैठा, किंतु अल्पायु होने के कारण उसके चाचा भीम ने राज्य पर अधिकार कर लिया। रायमल राणा सांगा की शरण में चला गया। थोड़े समय के बाद ही भीम की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र भारमल ईडर का शासक बन गया। सांगा ने रायमल को गद्दी पर बिठाने के लिए ईडर पर आक्रमण किया। भारमल गुजरात भाग गया। रायमल को ईडर की गद्दी सौंपकर सांगा मेवाड़ लौटा ही था। तभी भारमल की सहायता के लिए गुजरात के सुल्तान ने अपने सेनापति निजामुल मुल्क को 1514 ईस्वी में भेज दिया। बड़ी सेना देखकर रायमल ईडर छोड़कर पहाड़ों में छिप गया। निजामुल मुल्क ने भारमल को गद्दी पर बिठाया और उसकी सुरक्षा के लिए जहीरुल मुल्क को छोड़कर गुजरात लौट आया। मगर उसके लौटते ही रायमल ने जहीरुल मुल्क की हत्या कर दी और ईडर पर पुनः अधिकार कर लिया। फलतः गुजरात का सुल्तान मुजफ्फर शाह स्वयं सेना के साथ ईडर पर चढ़ आया। रायमल पहाड़ियों में भाग गया। सुल्तान मबारिज उल मुल्क को ईडर सौंपकर गुजरात लौट गया। श्यामल दास के अनुसार लौटते समय सुल्तान ने एक जानवर का नाम सांगा रखकर उसे नगर के प्रवेश द्वार पर बांध दिया। सांगा को जब इसकी सूचना मिली तो रायमल की सहायतार्थ उसने ईडर पर आक्रमण किया। इस समय मारवाड़ का राव गंगा भी अपनी सेना सहित ईडर पहुंच गया। विशाल राजपूत सेना को देखकर मुबारिज उल मुल्क गुजरात भाग गया। सांगा ने ईडर की गद्दी पुनः रायमल को सौंप दी। यह घटनाक्रम 4 साल के अंदर यानी 1518 ईस्वी तक घटित हुई। 1518 ईस्वी में इसके बाद सांगा ने भागती हुई मुस्लिम सेना का पीछा किया और अहमदनगर पहुंच गया। अहमदनगर में मुबारिज उल मुल्क राजपूतों से पराजित हुआ और अहमदाबाद भाग गया। राजपूतों ने अहमदनगर, बड़नगर, विशालनगर आदि क्षेत्रों को लूटा और चित्तौड़ लौट आए। सांगा और मालवा के संबंध भी उल्लेखनीय हैं। सांगा ने अपनी महत्वाकांक्षा के चलते पहले से जो मालवा के साथ मेवाड़ के शासकों के संबंध चले आ रहे थे उन्हें संभाल नहीं पाया। कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम को कई बार परास्त किया था। सांगा का समकालीन मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय था। उसने चंदेरी के राजपूत सरदार मेदिनी राय की सहायता से अपनी स्थिति मजबूत की थी। सुल्तान ने उसे मालवा का वजीर नियुक्त किया। मेदिनी राय ने थोड़े ही समय में मालवा की शासन व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। इससे मालवा के मुस्लिम अमीरों में भीषण असंतोष उत्पन्न हुआ
उसने मेदिनी राय के विरुद्ध सुल्तान के कान भरे और उसकी जान को खतरा बताते हुए उसे गुजरात ले गए। गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने उसका स्वागत किया। मेदिनी राय ने सुल्तान को मालवा लौट आने के लिए अनेक संदेश भिजवाए, मगर सुल्तान को उस पर विश्वास नहीं होने से वह मालवा नहीं लौटा। जनवरी 1518 में गुजरात और मालवा के सुल्तानों ने मेदिनी राय के विरुद्ध मांडू की ओर कूच किया। मेदिनी राय मांडू दुर्ग की रक्षा का भार अपने पुत्र नत्थू को सौंपकर स्वयं सांगा की सहायता प्राप्त करने के लिए मेवाड़ चला आया, मगर मेदिनी राय समय पर सहायता प्राप्त नहीं कर पाया और उसका पुत्र नत्थू मांडू दुर्ग की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। गुजरात का सुल्तान मुजफ्फर शाह महमूद खिलजी को मांडू सौंपकर वापस लौट गया। मालवा से संघर्ष के जो कारण हैं उनके बारे में मुख्य रूप से सांगा की महत्वाकांक्षा को माना जा सकता है। वह अपने राज्य का विस्तार करने के साथ साथ ही उत्तर भारत में एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने का स्वप्न देखा करता था। मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी भी अपना साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा रखता था, अतः दोनों में संघर्ष अपनी राजनीतिक श्रेष्ठता स्थापित करने के प्रयासों का परिणाम था। दोनों ही अवसर की प्रतीक्षा में थे। दोनों राज्यों के मध्य संघर्ष का एक कारण धार्मिक था। मालवा के मुस्लिम सुल्तान प्रजा के प्रति असहिष्णु थे तथा अवसर मिलने पर पड़ोसी क्षेत्रों में विभिन्न मंदिरों इत्यादि पर नुकसान पहुंचाते थे। राणा सांगा स्वयं को हिंदू धर्म और संस्कृति का रक्षक मानता था तथा इससे नुकसान पहुंचाने वालों को अपना शत्रु समझता था। अतः मेवाड़ मालवा संघर्ष में धर्म भी एक बड़ा कारण था। मालवा के उत्तराधिकार संघर्ष के फलस्वरूप उत्पन्न समस्या ने सांगा को मालवा में हस्तक्षेप का अवसर प्रदान किया। उत्तराधिकार संघर्ष में महमूद खिलजी उसकी स्थिति को सुदृढ़ बनाने वाले मेदिनी राय के ही विरुद्ध हो गया और उसके विरुद्ध गुजरात के सुल्तान से सहायता प्राप्त कर ली। फलतः मेदिनी राय सांगा से सहायता प्राप्त करने के लिए मेवाड़ आया। स्पष्ट है कि मालवा के उत्तराधिकार संघर्ष के फलस्वरूप उत्पन्न स्थित परिस्थितियों ने दोनों शासकों के मध्य संघर्ष को जन्म दिया। श्यामल दास वीर विनोद में लिखते हैं कि मांडू के घेरे में मेदिनी राय के पुत्र नत्थू का मारा जाना भी मेवाड़ द्वारा मालवा पर आक्रमण का एक कारण था। सांगा को लगता था कि मेदिनी राय को सहायता देने में विलंब के कारण ही उसका पुत्र मारा गया था, अतः मालवा को इस कृत्य का दंड देने में मेदिनी राय के घावों पर मरहम लग सकेगा। अतः नत्थू की मृत्यु युद्ध का तात्कालिक कारण बन गया। राणा सांगा ने मेदिनी राय के अनुरोध पर उसकी सहायता के लिए मांडू की ओर कूच किया, लेकिन मार्ग में ही उसे मांडू के पतन की सूचना मिल गई। अतः वह मांडू जाने का विचार छोड़कर गागरोन की ओर मुड़ गया। गागरोन पर मालवा का अधिकार था। सांगा ने यहाँ के मुस्लिम अधिकारियों को भगाकर गागरोन पर अधिकार कर लिया। उसने इस 9 विजित दुर्ग को मेदिनी राय को सौंप दिया और मेवाड़ लौट आया। गुजरात की सहायता से अपना राज्य वापस प्राप्त करने के बाद भी महमूद खिलजी द्वितीय मेदिनी राय की ओर से भयभीत था। उसे आशंका थी कि मेदिनी राय अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए कभी भी मांडू पर आक्रमण कर सकता है। अतः इस आशंका के सच होने से पूर्व भी वह मेदिनी राय की शक्ति को कुचल देना चाहता था। सांगा के मेवाड़ लौटते ही एक विशाल सेना लेकर महमूद खिलजी द्वितीय गागरोन की ओर बढ़ा। मेदिनी राय की प्रार्थना पर सांगा भी तत्काल उसकी सहायता के लिए ससैन्य गागरोन की ओर चल पड़ा। महमूद खिलजी द्वितीय, जिसने गागरोन का घेरा डाल दिया था, सांगा के आने की सूचना पाकर घेरा उठाकर
सांगा से युद्ध करने को सन्नद्ध हो गया। दोनों पक्षों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। सुल्तान वीरता से लड़ा और घायल होकर घोड़े से गिर पड़ा। विजय सांगा को मिली। महमूद को बंदी बना लिया गया। सांगा ने उसके घावों का उपचार कराया और उसे कुछ समय बंदी रखने के पश्चात अच्छे व्यवहार की प्रतिज्ञा कर उसे मुक्त कर दिया। ओझा लिखते हैं कि इस अवसर पर सुल्तान ने अपने एक शहजादे को जमानत के तौर पर चित्तौड़ छोड़ा और महाराणा को रत्न जड़ित मुकुट और सोने की कमर पेटी भेंट की। निजामुद्दीन अहमद तबकात अकबरी में लिखता है कि लड़ाई में फतह पाने के बाद दुश्मन को गिरफ्तार करके पीछे उसका राज दे देना, यह काम आज तक मालूम नहीं कि किसी दूसरे ने किया हो। सांगा का महमूद को छोड़ देने और सम्मानपूर्वक मांडू लौटा देने की नीति की डॉक्टर ओझा तथा हरबिलास शारदा ने निंदा की और लिखा कि राणा की राजनीतिक अदुरुस्ता ही थी। लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मानना है कि राणा की यह नीति बुद्धिमत्तापूर्ण थी। वह लिखते हैं कि जब वह दूरस्थ मांडू पर अपना अधिकार नहीं रख सकता था तो वह इस उदारता से क्यों न शत्रु को जीतता। कम से कम मालवा के सुल्तान पर अपना प्रभाव स्थापित कर उसने गुजरात के सुल्तान को निर्बल बना दिया। इस प्रकार मेवाड़ मालवा के मध्य प्रभुत्व के इस संघर्ष में मेवाड़ की विजय हुई। सांगा की ख्यात बहुत बढ़ गई और उसका राज्य भी विस्तृत हुआ। सांगा और गुजरात के संबंध अभी चर्चा उनकी और की जानी चाहिए। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण मेवाड़ और गुजरात के संबंध सदैव ही तनावपूर्ण रहे थे। कुंभा के शासनकाल में नागौर के प्रश्न को लेकर दोनों ही राज्यों में संघर्ष हो चुका था। सांगा के शासनकाल में गुजरात ने मेदिनी राय की सत्ता को नष्ट करने के लिए मालवा का साथ दिया था। मालवा मेवाड़ का शत्रु और गुजरात का मित्र था। अतः भविष्य में दोनों का गठबंधन मेवाड़ के लिए खतरा बन सकता था। संघर्ष के इन कारणों के मध्य ही ईडर के उत्तराधिकार की समस्या ने दोनों को संघर्षरत कर दिया। सांगा रायमल का समर्थन कर रहा था तो मुजफ्फर शाह भारमल का। सन 1520 ईस्वी में सांगा ने गुजरात की सेना को परास्त कर ईडर से भगा दिया और अहमदनगर को घेर लिया। यहाँ भी राणा ने मुस्लिम सेना को परास्त कर दिया और राजपूत सेना गुजरात के कई प्रदेशों को लूटती हुई चित्तौड़ पहुंची। अहमदनगर में अपनी सेना की पराजय से मुजफ्फर शाह द्वितीय काफ़ी क्रुद्ध हुआ और उसने एक बड़ी सेना मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजी। मार्ग में सूरत का हाकिम मलिक अयाज खां भी इस सेना के साथ मिल गया। 1521 ईस्वी के प्रारंभ में मार्ग में डूंगरपुर, सागबाड़ा और बांसबाड़ा में इस सेना ने भयंकर लूटमार मचाई और मंदसौर जा पहुंची। राणा सांगा भी अपनी सेना के साथ मंदसौर पहुंच गया। घमासान संघर्ष के बाद भी किसी भी पक्ष को विजय नहीं मिली। मलिक अयाज और उसकी सेना में उचित तालमेल न होने के कारण उसे अपनी सेना का पूरा सहयोग नहीं मिल रहा था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं कि मलिक अयाज ने युद्ध में पराजित होने की संभावना से राणा से संधि कर ली, जिससे सुल्तान को भी लौटने के लिए विवश होना पड़ा। इस प्रकार सांगा ने गुजरात को लूटा और ईडर पर अपना प्रभुत्व जमाया। उसने अपने विरोधियों को एक नहीं होने दिया और उन्हें अलग अलग परास्त किया। इस भाग में हमने राणा सांगा और गुजरात, राणा सांगा और मालवा के संबंधों की चर्चा की। इस संदर्भ में यदि आपके कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य लिखें। धन्यवाद।